अब देखिए इसके आगे का प्रश्न, काल द्रव्य के कितने भेद हैं? 43वां प्रश्न आएगा इसके बाद, काल द्रव्य के कितने भेद हैं। तो देखिए क्या लिखा है, ये तो याद होगा आपको, दो भेद हैं, निश्चय काल और व्यवहार काल। ठीक है, निश्चय काल और व्यवहार काल याद कर लीजिए अच्छे से। इसके बाद निश्चय काल, निश्चय काल किसे कहते हैं? काल द्रव्य को निश्चय काल कहते हैं तथा लोकाकाश के एक एक प्रदेश पर एक एक काल द्रव्य स्थित है, जिसको कालाणु भी कहते हैं। इसकी अपेक्षा हमने द्रव्य संग्रह में समझी थी, क्योंकि अणु सूक्ष्म को भी बोलते हैं, तो वो अत्यंत सूक्ष्म है, एक प्रदेशी है, इसलिए उनको अणु कहते हैं। ठीक है, परमाणु भी होते हैं, वो पुद्गल के परमाणु होते हैं, वो भी अति सूक्ष्म होते हैं, इसलिए उनको, उस पुद्गल को परमाणु कहते हैं। तो ये भी अति सूक्ष्म है, इसलिए इनको भी परमाणु कालाणु कहते हैं, इनको कालाणु। तो इस तरह से काल द्रव्य को ही निश्चय काल कहते हैं। ठीक है, काल द्रव्य को ही निश्चय काल कहते हैं। काल द्रव्य की जो अभी यहाँ पर पर्याय बताई जाएंगी वो व्यवहार काल है, अभी चर्चा आएगी नीचे। तो वर्तना जिसका लक्षण है वह काल द्रव्य है, निश्चय काल। वर्तना लक्षण है जिसका वो निश्चय काल द्रव्य है। और व्यवहार काल कौन है? व्यवहार काल किसे कहते हैं? वर्ष, महीना, दिवस, घड़ी, पल वगैरह को व्यवहार काल कहते हैं। उस काल द्रव्य का जो परिणमन है ना, वो परिणमन है, उस परिणमन के अंदर हमने भेद कर दिए। परिणमन तो वर्तना को कहते हैं, तो वो जो परिणमन हो रहा है वो तो निश्चय काल है ना। काल द्रव्य जो परिणमन कर रहा है वो तो निश्चय काल है, लेकिन उस परिणमन में हमने भेद कर दिया। एक समय, एक घड़ी, एक घंटा, एक महीना, एक वर्ष इत्यादि। तो हमने जो भेद किए काल द्रव्य को अपने समझने के लिए, वह व्यवहार काल, भेद सो व्यवहार, इस तरह व्यवहार काल हो गया। ठीक है, स्थिति, परिणाम, परत्व, अपरत्व, ये भी हमने समझे थे द्रव्य संग्रह में, तत्पर सूत्र में भी हैं। अभी यहाँ अपन इतनी ही चर्चा करेंगे जितना है इसमें। अब देखिए 46वां प्रश्न, जीव पुद्गलादि द्रव्य कितने कितने हैं और उनका क्षेत्र क्या है? चलो आप लोग बताओ बिना देख के, जीव द्रव्य कितने हैं? निधि जी बताइए, जीव द्रव्य कितने हैं? जीव द्रव्य पे अनंतानंत है। हाँ, पुद्गल असंख्यात है। संख्यात है जी, पुद्गल द्रव्य असंख्यात हैं। जानने बताओ कितने हैं? पुद्गल द्रव्य तो जीव से भी अनंत गुणे अनंतानंत हैं, अनंतानंत हैं। जीव द्रव्य अनंत, पुद्गल द्रव्य अनंतानंत, और धर्म द्रव्य एक, अधर्म द्रव्य एक, आकाश द्रव्य एक, और काल द्रव्य असंख्यात, काल द्रव्य है लोक प्रमाण असंख्या, है ना, लोक प्रमाण असंख्या। तो काल द्रव्य असंख्यात हैं, बाकी धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य एक एक हैं, और जीव द्रव्य अनंत और पुद्गल द्रव्य अनंत। ठीक है ना। चलिए अब आगे बढ़े, कुछ पूछना है क्या किसी को? सरल विषय है। अब देखो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा है जो अभी बताया ना। अब चलो एक चीज तो यहाँ लिखी है, जीव द्रव्य अनंतानंत हैं और संपूर्ण लोकाकाश में भरे हुए हैं। ठीक है, संपूर्ण लोकाकाश में भरे हुए हैं। पुद्गल द्रव्य जीव द्रव्य से अनंत गुणे हैं, अनंत गुणे अधिक हैं। पुद्गल द्रव्य जीव द्रव्य से अनंत गुणे अधिक हैं।
तो वे भी संपूर्ण लोक में भरे हुए हैं। धर्म और अधर्म द्रव्य एक एक हैं और संपूर्ण लोक में व्याप्त हैं। ठीक है। आकाश द्रव्य एक, आकाश द्रव्य कितने हैं? वो भी एक। और आकाश द्रव्य और लोक व अलोक में व्याप्त है। काल द्रव्य असंख्यात हैं और वे संपूर्ण लोकाकाश के एक एक प्रदेश में स्थित हैं। तो अब प्रदेश कितने हुए? चलो, अभी संख्या पूछी थी आपसे, अब प्रदेशों की संख्या पूछते। अभी तो उन द्रव्यों की संख्या पूछी थी। जीव द्रव्य अनंत, उद्गल द्रव्य अनंत अनंत, धर्म द्रव्य एक, अधर्म द्रव्य एक, आकाश द्रव्य एक, काल द्रव्य असंख्यात। ख्याल में आया? ये द्रव्यों की संख्या है। अब उनके प्रदेशों की संख्या बताना। तो जीव द्रव्य के प्रदेश कितने, ऐसे सभी द्रव्यों के प्रदेश कितने कितने हैं? कौन बताएगा? निया जी बताइए। हाँ भैया, जीव द्रव्य के तो असंख्यात हुए। ठीक है, मतलब अपने असंख्यात प्रदेश हैं। ठीक है। हाँ, और आपका फिर आता है पुद्गल द्रव्य। पुद्गल द्रव्य भैया परमाणु की अपेक्षा देखे तो एक प्रदेश है, और स्कंद की अपेक्षा भी असंख्यात हो गए क्योंकि हर जगह है असंख्यात प्रदेश। और आपका धर्म द्रव्य असंख्यात क्योंकि पूरे लोक में है, अधर्म द्रव्य भी असंख्यात प्रदेश में है। और आकाश को अनंत कहे, असंख्यात तो है ही पर अलोकाकाश की अपेक्षा उसको अनंत भी कहेंगे। और आपका काल द्रव्य की अपेक्षा वो हर एक एक प्रदेश में स्थित है, तो एक प्रदेश। ठीक है। तो अब इसमें पुद्गल के संबंध में और समझना है विशेष कि यहाँ पर जो बताया आपने पुद्गल, पुद्गल के एक तो परमाणु की अपेक्षा एक प्रदेश, दो परमाणु का स्कंद दो प्रदेश, जितने परमाणु का स्कंद है संख्यात परमाणु का स्कंद संख्यात प्रदेश, असंख्यात परमाणु का स्कंद तो असंख्यात प्रदेश, अनंत परमाणु का स्कंद है तो अनंत प्रदेश के। ठीक है, संख्यात, असंख्यात और अनंत, ये तीन है पुद्गल के। और धर्म द्रव्य के प्रदेश कितने हैं? असंख्यात, लोक प्रमाण असंख्यात। धर्म द्रव्य के असंख्यात, अधर्म द्रव्य के भी असंख्यात और लोकाकाश के भी असंख्यात। जीव के तो बताई थे असंख्यात, ये असंख्यात वाले हैं। लेकिन पूरे आकाश का देखें, अखंड आकाश है ना ये एक ही, तो उस आकाश के कितने प्रदेश हैं? लोकाकाश के नहीं पूछ रहे हैं। जब पूछा जाए लोकाकाश के कितने प्रदेश हैं तो असंख्यात, लेकिन आकाश के कितने प्रदेश हैं तो कहना है अनंत। ठीक है, अनंत प्रदेश है। इस तरह से यहाँ पर प्रदेश बताए और इनका विस्तार बताया। अब आगे बढ़ते हैं। भैया एक क्वेश्चन है यहाँ पर, बोलिए। ये लिखा हुआ है जिस तरीके से कि संपूर्ण लोकाकाश में भरे हुए हैं और फिर पुद्गल में लोक में भी भरे हुए हैं, धर्म द्रव्य व्याप्त हैं, आकाश द्रव्य व्याप्त है, ये जो तीनों सब में डेफिनेशन थोड़ी सी लास्ट में अलग अलग है, तो ऐसे क्यों बोला है कि भरे हुए हैं, व्याप्त हैं? ये बताना चाह रहे हैं कि जैसे जीव हैं तो जीव कहाँ कहाँ मिलेंगे, पाए जाएंगे? पूरे लोक में, है ना। ये क्षेत्र, ऐसा क्षेत्र बताया। अपन ने जो चर्चा की वो प्रदेशों की चर्चा की। पूरे तीन लोक में भरे हुए हैं का मतलब एक ही सब जगह नहीं भरा हुआ है। अपन तो यहीं बैठे हैं, अपन थोड़ी पूरे तीन लोक में भरे हैं, है ना। ऐसे लेकिन कोई भी ऐसी तीन लोक में ऐसी जगह नहीं मिलेगी जहां जीव नहीं हो, इस अपेक्षा भरे हुए कहा। पुद्गल भी ऐसे ही, सर्वत्र आपको तीन लोक में पुद्गल मिलेंगे, है ना। बाकी धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य तो है ही तीन लोक में, आकाश द्रव्य भी है, लोक में भी है, अलोक में भी है, और काल द्रव्य भी पूरे तीन लोक में है, लेकिन एक एक प्रदेश पर एक एक है।
तो हमने उसके डिटेल में थोड़ी परिभाषा, हमने प्रदेशों की चर्चा भी कर ली, क्षेत्र की बात आई ना, तो साथ में हमने एक एक द्रव्य के प्रदेशों की चर्चा भी कर ली। ठीक है, अब देखिए आगे, जीव द्रव्य कितना बड़ा है। हाँ, प्रत्येक जीव प्रदेशों की संख्या अपेक्षा से लोकाकाश के बराबर असंख्य प्रदेश वाला है, परंतु संकोच विस्तार के कारण अपने अपने शरीर प्रमाण हैं और मुक्त जीव अंतिम शरीर प्रमाण। संकोच विस्तार बताया था आपको कि संकोच मतलब छोटा हो जाना, सिकुड़ जाना, विस्तार मतलब फैल जाना। तो जैसे रबड़ संकोच और विस्तार करती है ना, ऐसी खींच दो तो फैल जाती है, फिर छोड़ दो तो सिकुड़ जाती है। तो ऐसे संकोच विस्तार, गुब्बारा है तो फुला दिया तो ऐसा फूल जाता है, और यदि हमने हवा निकाल दी तो पिचक जाता है, इतना सा बचता है वो, है ना। तो ऐसे जीव, ऐसे तो असंख्यात प्रदेश ही रहता है, लेकिन वो असंख्यात प्रदेश संकुचित भी हो जाते हैं और विस्तृत भी हो जाते हैं, फैल भी जाते हैं। संख्या उतनी ही रहती है, रहेंगे वो असंख्यात ही, चाहे पूरे 3 लोक में व्याप्त हो जाए, पूरे 3 लोक प्रमाण फैल जाए तो भी असंख्यात प्रदेश ही रहेंगे, और इतनी सी जगह में वो भी असंख्यात प्रदेश की जगह ही रहेंगी। लोकाकाश के असंख्यात प्रदेश ही रहेंगे उतनी जगह में, वो लब्ध पर्याप्त निगोदी अजीब जितनी जगह रहता है तो वो भी असंख्यात प्रदेश हैं। ठीक है ना। प्रदेशों की संख्या एक सी, हमने पढ़ा था द्रव्य संज्ञा में, निश्चय से तो असंख्यात प्रदेश ही है ना। और व्यवहार से जो चर्चा हुई है यहाँ पर ये है कि प्रत्येक जीव प्रदेशों की संख्या अपेक्षा से लोकाकाश के बराबर असंख्य प्रदेश वाला है, निश्चय बात हो गई। तो संकोच विस्तार के कारण अपने अपने शरीर प्रमाण हैं, ठीक है, और मुक्त जीव अंतिम शरीर प्रमाण, अंतिम शरीर से किंचित न्यून पुरुषाकार रूप विराजमान रहते हैं सिद्ध अवस्था में। ठीक है, अब आगे देखिए क्या लिखा है। लोकाकाश के बराबर प्रमाण वाला जीव कौन है, ये देखो आ गया। मोक्ष जाने के पहले केवली समुद्घात करने वाला जीव लोकाकाश के बराबर प्रमाण वाला होता है। जैसे कोई केवली भगवान है, अर्थात 13वें गुण स्थान वाले, ठीक है। अब 13वां गुण स्थान उनका पूरा होने वाला है और उसके बाद सिद्ध अवस्था होने वाली है, लेकिन कर्मों की स्थिति जो आघाती कर्म है ना 4, उनकी स्थिति थोड़ी सी अलग है, अलग है, मतलब एक सी नहीं है। किन्हीं केवली की, सभी की नहीं हुई, जिनकी ऐसी स्थिति बनेगी उनके ये समुद्घात होगा। ठीक है, तो किसी के ऐसा है, मान लीजिए कि आयु कर्म तो बचा है, मान लीजिए आप 4 समय का, ठीक है, अपन एक संख्या समझ रहे हैं 4 समय का, लेकिन नाम कर्म बचा है 10 समय का, गोत्र कर्म बचा है 2 समय का, और वेदनी कर्म बचा है 3 समय का, मान लीजिए। तो ऐसी अस्त व्यस्त संख्या है, अव्यवस्थित। तो अब लेकिन अब आयु प्रमाण ही जीव आयु प्रमाण ही शरीर में रह सकता है, तो उसकी आयु के कितने समय बताए थे, 4 समय, 4 समय में समाप्त हो जाएगी। तो बाकी कर्मों का क्या होगा फिर, जो 10 समय वाले कर्म है उनका क्या होगा, क्या साथ में जाएंगे वो? तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि सिद्ध अवस्था में बने रहें। तो ऐसी स्थिति में केवली समुद्घात होता है। केवली का समुद्घात, उसको केवली समुद्घात कहते हैं। अब समुद्घात का मतलब अभी नीचे बताएंगे कि उनका जो शरीर में शरीर प्रमाण आत्मा है, उन केवली भगवान का, अरहंत भगवान का, वो आत्मा पूरे 3 लोक में व्याप्त हो जाता है, फैल जाता है। 3 लोक में व्याप्त हुआ तो इससे क्या होता है कि वो कर्मों की स्थिति आयु प्रमाण हो जाती है। यदि आयु 4 समय की है तो सारे कर्मों की स्थिति 4 समय हो जाएगी, किसी की बढ़ेगी, किसी की कम होगी, और इस तरह आयु जितनी है उतनी ही सबकी स्थिति बराबर हो जाएगी, और चारों आघाती कर्म का चौथे समय में एक साथ अभाव होकर और वो सिद्ध अवस्था को प्राप्त हो जाए। ठीक है ना। तो इस तरह ऐसी स्थिति में
किन्हीं जीव के किन्हीं केवली भगवान के केवली समुद्घात होता है। ठीक है, मोक्ष जाने के पहले केवली समुद्घात करने वाला जीव, ऐसा नहीं लिखा सभी जीव, केवली समुद्घात करने वाला जीव लोकाकाश के बराबर प्रमाण वाला होता है, पूरे 3 लोक में व्याप्त हो जाता है। ठीक है, अब देखिए आगे, समुद्घात किसे कहते हैं? मूल शरीर को ना छोड़कर आत्म प्रदेशों के बराबर निकलने, नहीं, आत्म प्रदेशों के बाहर निकलने को समुद्घात कहते हैं। इसे कहते हैं समुद्घात। मूल शरीर को ना छोड़कर, क्या मतलब हुआ कि मूल शरीर को नहीं छोड़ते वो प्रदेश, आत्मा के प्रदेश, जैसे केवली समुद्घात में बताया था। मूल शरीर को छोड़े बिना, मतलब मूल शरीर में तो रहेंगे प्रदेश, लेकिन साथ साथ में प्रदेश जो हैं वो शरीर से बाहर भी फैलेंगे। यहाँ भी हैं लेकिन उनका विस्तार भी हो सकता है ना। जैसे एक घड़े में हमने दीपक रखा, तो दीपक का प्रकाश घड़े में फैल रहा है। अब वो उसका जो ढक्कन है वह उन्होंने खोल दिया तो ऊपर भी फैलने लगा, है ना। और 2-4 जगह से यदि छेद कर दिया जाए तो वहां से भी निकलने लगेगा प्रकाश। ख्याल में आया कि नहीं आया? और फिर वो बंद कर दें सारे स्थान तो वापस उतनी जगह में ही वो व्याप्त होगा प्रकाश। तो ऐसी स्थिति जीव की, कि जीव के जो प्रदेश हैं वो जीव में, शरीर में तो रहेंगे, मूल शरीर में, लेकिन साथ में वो प्रदेश आगे बाहर भी निकलते हैं। तो जो बाहर निकलते हैं उसको कहते हैं समुद्घात। मूल शरीर को ना छोड़कर आत्म प्रदेशों के बाहर निकलने को समुद्घात कहते हैं। यह प्रदेशत्व गुण की पर्याय है। प्रदेशत्व गुण समझा था ना, इसे कहते प्रदेशत्व गुण। कौन बताएगा? हाँ, नेहा जी बताएंगी। और कोई को अच्छे से याद क्यों नहीं है? सबको याद करना है। हाँ बोलिए नेहा जी। 1 मिनट भैया, प्रदेश चेंज करता है। ठीक है, जिस शक्ति के कारण द्रव्य का कोई ना कोई आकार अवश्य रहता है। ठीक है, जिस शक्ति के कारण द्रव्य का कोई ना कोई आकार अवश्य रहता है उसे प्रदेशत्व गुण कहते हैं। याद रखना है क्योंकि आगे भी और जगह काम आएगा। तो सीधा, अब तो एक बार समझा दिया तो अब सीधा पारिभाषिक शब्द आएगा, है ना। तो अपन को याद रखना है कि प्रदेशत्व गुण क्या है। ऐसे आगे और भी चीजों का सीधा प्रयोग करेंगे। जो परिभाषाएं समझा दी वो बार बार नहीं समझाएंगे, तो यहाँ पर अपन को याद रखना है। तो यह प्रदेशत्व गुण की पर्याय है, क्योंकि कोई ना कोई आकार अवश्य रहता है। तो वह जब आत्म प्रदेश फैलेंगे तो भी तो कोई आकार है, और लोकाकाश प्रमाण फैल गया तो भी 3 लोक प्रमाण आकार है। आकार तो अवश्य है। ठीक, तो यह प्रदेशत्व गुण की पर्याय है। इस प्रकार समुद्घात की चर्चा की। अब आगे है अस्तिकाय किसे कहते हैं। फिर कितने द्रव्य अस्तिकाय हैं, काल द्रव्य अस्तिकाय क्यों नहीं है, उद्गल परमाणु भी एक प्रदेशीय है फिर भी वह अस्तिकाय कैसे है, प्रदेश किसे कहते हैं, किस द्रव्य के कितने प्रदेश हैं, ये सब द्रव्य संज्ञा में हम पढ़ चुके हैं। ठीक है ना, तो थोड़ी देर में जल्दी हो जाएगा, ध्यान से सुनना। अस्तिकाय किसे कहते हैं? बहुप्रदेशी द्रव्य को अस्तिकाय कहते हैं। काया एवं बहुदेशा, है ना, पढ़ा था। तो बहुप्रदेशी द्रव्य को अस्तिकाय कहते हैं। बहुप्रदेशी का मतलब क्या हो गया? 1 से अधिक प्रदेश, है ना, 1 से अधिक प्रदेश। अब जीव के तो असंख्यात प्रदेश हैं, तो जीव तो अस्तिकाय है ही, है ना। और कौन से प्रदेश, कौन कौन से द्रव्य अस्तिकाय हैं? देखो यहाँ लिखा कितने द्रव्य अस्तिकाय हैं। तो जीव, उद्गल, धर्म, अधर्म और आकाश, ये 5 द्रव्य अस्तिकाय हैं। शाम को चर्चा चल रही है पंचास्तिकाय। पंचास्तिकाय ग्रंथ का ही नाम पंचास्तिकाय संग्रह। तो यहाँ जीव वो असंख्यात प्रदेशी है, पढ़ लिया ना ऊपर अपन ने। उद्गल द्रव्य वो संख्यात, असंख्यात और अनंत प्रदेशी है।
इसलिए वो भी अस्थिकाय है। धर्म द्रव्य असंख्यात प्रदेशी है, इसलिए वो भी अस्थिकाय है। अधर्म द्रव्य भी असंख्यात प्रदेशी है, इसलिए वो भी अस्थिकाय है। और आकाश द्रव्य अनंत प्रदेशी है, तो वो भी अस्थिकाय है। बहु प्रदेश, बहुत प्रदेश होना चाहिए, एक से अधिक को बहु कहेंगे, ठीक है। दो या दो से अधिक प्रदेशों को बहु प्रदेशी कहेंगे। तो ये 5 द्रव्य हुए। अब आगे देखिए, काल द्रव्य अस्थिकाय क्यों नहीं है? काल द्रव्य एक प्रदेशी है, इसलिए वह अस्थिकाय नहीं। हमने समझा था कि काल द्रव्य के कितने प्रदेश हैं? एक। लोकाकाश के एक प्रदेश पर एक काल द्रव्य, दूसरे पर दूसरा, तीसरे पर तीसरा, ऐसे पूरे 3 लोक में लोकाकाश के असंख्यात प्रदेश हैं। तो एक एक प्रदेश पर एक एक काल द्रव्य है, तो पूरे कितने हो गए? लोक प्रमाण असंख्यात काल द्रव्य हैं, ठीक है। तो उसका एक ही एक प्रदेश होता है, एक प्रदेश है, इसीलिए वो अस्थिकाय नहीं है। काल द्रव्य एक प्रदेशी है, इसलिए वह अस्थिकाय नहीं है। अब प्रश्न उठता है कि उद्गल परमाणु भी तो एक प्रदेशी है, फिर भी वह अस्थिकाय कैसे है? पुद्गल को अस्थिकाय में लिया था ना, 5 अस्थिकाय में, तो पुद्गल को अस्थिकाय क्यों कहा? जबकि पुद्गल, जो शुद्ध पुद्गल है, वो तो एक प्रदेशी होता है। शुद्ध पुद्गल परमाणु को कहते हैं, वो परमाणु एक प्रदेशी होता है। तो उस पुद्गल को फिर आपने बहुप्रदेशी क्यों कहा, अस्थिकाय क्यों कहा? ठीक है, उसका उत्तर देखिए। यद्यपि पुद्गल परमाणु एक प्रदेशी है, फिर भी उसमें स्कंध रूप होकर बहुप्रदेशी होने की शक्ति है, इसलिए उपचार से उसको अस्थिकाय कहा जाता है। देखो, अस्थिकाय में 2 शब्द हैं, अस्थि और काय। अस्थि का अर्थ है अस्तित्व होना, सत्ता होना, तो वो तो सभी द्रव्यों की है, काल द्रव्य की भी है ना। लेकिन काय का मतलब क्या? कि काय अर्थात शरीर, शरीर की तरह जो बहुत प्रदेश वाला हो, तो काय का अर्थ है बहुप्रदेशी। तो अस्थि तो है, लेकिन काय भी होना है, बहुप्रदेशी भी होना चाहिए, ठीक है, तो वो अस्थिकाय कहलाएगा। तो काल द्रव्य है, तो अस्थि तो है उसकी, लेकिन बहुत प्रदेश वाला नहीं है वो, इसलिए वो अस्थिकाय नहीं कहलाएगा, ठीक है। और अस्थि और काय दोनों मिले तो अस्थिकाय कहलाएगा। जो द्रव्य है और बहुत प्रदेश वाला है, वही अस्थिकाय कहलाएगा। तो पुद्गल का जो परमाणु है वो एक प्रदेशी है, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन उसमें स्कंद रूप होकर बहुप्रदेशी होने की क्षमता है। मतलब क्या? 2 परमाणु जुड़ जाएंगे, चिपक जाएंगे, स्निग्ध रूक्षत्वाद बंधा, इस नियम के अनुसार, तो वो 2 परमाणु का स्कंद हो गया, तो वो 2 प्रदेशी हो गया। 3 परमाणु का स्कंद हो जाए 3 प्रदेशी हो गया। 4 परमाणु का स्कंद हो गया 4 प्रदेशी। संख्यात परमाणु का स्कंद संख्यात प्रदेशी। असंख्यात परमाणु का स्कंद असंख्यात प्रदेशी। अनंत परमाणु का स्कंद तो अनंत प्रदेश। ये शरीर अनंत प्रदेशी है, ठीक है। तो ये उसमें क्षमता है परमाणु में, स्निग्ध रूक्ष गुण होने से वो दूसरे परमाणु से चिपक जाता है और ऐसे स्कंद बनाता जाता है, तो इसीलिए उसको बहुप्रदेशी कहा। फिर भी उसमें स्कंद रूप होकर बहुप्रदेशी होने की शक्ति है, इसलिए उपचार से, परमार्थ से तो एक प्रदेशी है वो भी, है ना। पुद्गल का परमाणु एक प्रदेशी है, परमार्थ से तो अस्थिकाय नहीं है वास्तव में, लेकिन उपचार से अस्थिकाय है, व्यवहार से अस्थिकाय है, क्योंकि उसमें स्कंद रूप होकर बहुप्रदेशी बनने की क्षमता है। ये क्षमता काल द्रव्य में नहीं है। काल द्रव्य में स्निग्ध रूक्ष गुण ही नहीं है, वो तो अरूपी तत्व है, आत्मा भी नहीं है इसका स्निग्ध रूक्ष, केवल पुद्गल में ही है ना। जितने 5 द्रव्य अरूपी हैं उनमें नहीं है ये गुण, पुद्गल वाले गुण, स्पर्श रस गंध वर्ण, तो ये पुद्गल में है। तो पुद्गल में ही परमाणु ही स्कंद बना सकता है अन्य परमाणु से जुड़ के, तो इसलिए उपचार से उसको अस्थिकाय कहा जाता है। अब प्रश्न उठता है कि प्रदेश किसे कहते हैं? आकाश के जितने भाग को एक पुद्गल परमाणु घेरता है उसे प्रदेश कहते हैं। अब प्रदेश की क्या परिभाषा?
कि जैसे आकाश, ये अनंत आकाश है ना, मतलब अनंत प्रदेशी आकाश, तो पुद्गल का परमाणु एक प्रदेशी होता है। वो आकाश की जितनी जगह में रहेगा उतनी आकाश की उतनी जगह को प्रदेश कहते हैं। आकाश की उतनी जगह को प्रदेश कहते हैं। तो इस तरह प्रदेश का हम नाप करेंगे। उसका आकार षटकोण आकार होता है और वो एक प्रदेश मात्र में एक प्रदेश मात्र है। पुद्गल के परमाणु का आकार भी षटकोण आकार है, प्रदेश का आकार भी षटकोण आकार है, और काल द्रव्य का भी आकार षटकोण आकार है। और वो आकार जो प्रदेश है वो आकाश का सबसे छोटा अंश है, उससे छोटा अंश हो नहीं सकता। तो यहाँ पुद्गल के परमाणु से उसका गणित बताया, नाप बताया कि पुद्गल का परमाणु आकाश की जितनी जगह को घेरता है, आकाश की उतनी जगह को प्रदेश कहते हैं। एक आकाश के जितने भाग को एक पुद्गल परमाणु घेरता है उसे प्रदेश कहते हैं। अब किस द्रव्य के कितने प्रदेश हैं ये अपन ने ऊपर ही चर्चा कर ली है, यहाँ रिवाइज कर लेते हैं, फिर से दोहरा लेते हैं। जीव, धर्म, अधर्म और लोकाकाश के असंख्यात प्रदेश हैं। एक पुद्गल स्कंध के संख्यात, असंख्यात और अनंत, इस तरह तीनों प्रकार के प्रदेश हैं। संख्यात परमाणु का स्कंध 2 से लेकर 2 या 2 से अधिक संख्या जहां तक गिनती है, तो वो संख्यात परमाणु का स्कंद संख्यात प्रदेशी कहलाएगा। असंख्यात परमाणु का स्कंद असंख्यात प्रदेशी, अनंत परमाणु का स्कंद अनंत प्रदेशी कहलाएगा। ठीक है। इस तरह पुद्गल स्कंद के संख्यात, असंख्यात और अनंत, इस तरह तीनों प्रकार के प्रदेश हैं। द्रव्य संग्रह में आया था कि परमाणुओं की संख्या जितनी हो, मतलब परमाणु जितने हो उतने प्रदेशी कहलाएगा। तो यदि परमाणु अनंत हैं स्कंद में यदि परमाणु अनंत हैं तो वो स्कंद अनंत प्रदेश। जैसे ये शरीर है तो अनंत प्रदेशी है क्योंकि इसमें अनंत परमाणु है। ठीक है। काल, द्रव्य और पुद्गल परमाणु एक प्रदेशी हैं। ठीक, ये किस द्रव्य के कितने प्रदेश हैं ये सब यहाँ पर बता दिया। इस तरह से हमने यहाँ तक 6 द्रव्यों की पूरी चर्चा कर ली है। अब द्रव्य के सभी प्रकार, 6 प्रकार, उनकी परिभाषाएं हो गई, उनके भेद प्रभेद हो गए। अब और गुण के भी भेद प्रभेद हो गए। अब आएगी पर्याय, है ना। तो पर्याय का लक्षण तो हमने पढ़ लिया था, गुणों के परिणमन को या विकार को, गुणों के कार्य को पर्याय कहते हैं। लेकिन पर्याय के भेद नहीं आए थे अभी तक। अब पर्याय के भेद बताए जाएंगे। ठीक है। न्याय जी कुछ पूछना है क्या? पूछिए। भैया एक तो पहले में क्वेश्चन था, मुझे उपचार से का मीनिंग बता दीजिए, इसको क्या है, मतलब उपचार से का क्या मतलब होता है। और एक क्वेश्चन अभी अराइज हुआ है कि जो लोक है वो तो असंख्यात परदेशी है, पर हम अनंत परदेशी वाला जीव असंख्यात में कैसे रह लेगा? क्वेश्चन इन दोनों प्रश्नों के उत्तर द्रव्य संग्रह में दिए हैं, तो अब बताता हूं मैं। पहला क्या बताया था आपने प्रश्न? उपचार से का उपचार का क्या मतलब है? उपचार का मतलब तो व्यवहार हो गया। ठीक है। उपचार जैसे हमारे, मान लीजिए हमारे साले साहब हैं और साले साहब के कोई मित्र हों तो उनको भी हम साले साहब कह देते, है ना। और साले के साले को क्या कहेंगे? उनको भी साले साहब कह देते। तो ये क्या है? वास्तव में साले हैं क्या वो? नहीं है। तो उपचार, ऐसा व्यवहार। तो यहाँ भी उपचार है ये, कि वो स्कंद जाता है इसलिए उसको बहुप्रदेशी कहा। वास्तव में पुद्गल तो एक प्रदेशी होता है, क्योंकि पुद्गल वास्तव में तो परमाणु को ही कहते हैं। वो जो सबसे है वही पुद्गल है। तो वास्तव में तो पुद्गल एक प्रदेशी है, लेकिन
स्कंद बन सकता है, वो परमाणु इसका अन्य परमाणु से मिलकर स्कंद बन सकता है, इसलिए हम उसको बहुप्रदेशी कहते हैं। ये हो गया उपचार का मतलब। अब आपने कहा कि हमारा शरीर अनंत प्रदेशी है क्योंकि अनंत परमाणु है उसमें, और लोकाकाश में तो असंख्यात प्रदेशी ही है। तो असंख्यात प्रदेशी आकाश में, लोकाकाश में अनंत प्रदेशी द्रव्य कैसे रह सकता है? तो इसके लिए आचार्य ने वहां पर द्रव्य संग्रह की टीका में ब्रह्मदेव सूरी ने एक उदाहरण दिया है। वो उदाहरण है कि एक घड़े में पूरा घड़ा भर के राख भर दी गई, राख। फिर उसमें एक घड़ा बराबर कोई दूसरा घड़ा लिया, उस घड़ा में जितना दूध है, ऊंटनी का दूध, ऐसा उदाहरण दिया है, तो उसका दूध धीरे धीरे आप डालते जाओ, जिसमें राख भरी है उस घड़े में भरते जाओ, तो पूरा का पूरा वो दूध उसमें समा जाएगा, नहीं समा जाएगा। तो एक घड़े राख से भरा हुआ है घड़ा, और एक घड़ा दूध भी चला गया उसमें, ठीक है। तो जगह तो उसमें एक घड़े की थी, तो एक घड़े की जगह में एक घड़े ही चीज आना चाहिए ना, दूसरे घड़े के बराबर चीज कैसे आ गई? उसमें वो क्षमता है, उस घड़े में वो क्षमता है, उस राख में क्षमता है कि वो ससोक लेती है अपने अंदर उस दूध को, और फिर लोहे के, जैसे लोहा के पेन हो, वो गाड़ते जाओ आप, उसमें लगाते जाओ, तो वो भी उसमें चले जाएंगे, समा जाएंगे, ठीक है ना। ऐसे ही यहाँ आकाश में ऐसी अवगाहन क्षमता है, एक एक प्रदेश में है। वहां लिखा है कि सर्व अणुओं को स्थान दे सके प्रदेश में इतनी क्षमता है जगह देने की। तो एक प्रदेश में ही बहुत सारे परमाणु आ सकते हैं, तो इसीलिए एक प्रदेश में अनंत परमाणु भी रह सकते हैं। तो इसलिए अब हम अनंत प्रदेश, स्कंद को अनंत प्रदेशी कब कह सकते हैं कि अनंत परमाणु है तो अनंत प्रदेशी कहते हैं, भले वो जगह एक प्रदेश की घेर रहा हो। तो प्रदेशों की संख्या परमाणुओं की संख्या से देखी जाएगी वहां उद्गल में, ऐसा वहां बताया गया है। तो वहां पर ऐसा नहीं समझना कि अनंत प्रदेशों में फैलेगा वो जितने उसमें परमाणु है उतने प्रदेशी कहलाएगा। तो यहाँ अनंत परमाणु है शरीर में, तो अनंत प्रदेशी कहलाएगा, लेकिन वो रह कितनी जगह में रहा है? एक प्रदेश, ये शरीर, तो यहाँ के जो जितने प्रदेश हैं उतनी जगह में रह रहा है ना। और परमाणु, वो लोकाकाश एक एक प्रदेश में इतनी क्षमता है कि वो अनंत परमाणुओं को भी स्थान दे दे। तो हमारे शरीर की जो एक एक जगह में अनंत परमाणु है ना, वो सारे के सारे उस लोकाकाश में समा जाते, इसलिए उसमें कोई दिक्कत नहीं है। भैया यहाँ एक जीव की अपेक्षा या सारे जीव की अपेक्षा? क्योंकि हमारा अनंत परमाणुओं से एक स्कंद बना हुआ है, फिर ऐसे ही दूसरा जीव हो गया अनंत परमाणुओं से स्कंद बना हुआ है। तो एक प्रदेश पे एक जीव या पूरी एक प्रदेश पर एक जीव नहीं कहा मैंने, जीव की बात नहीं चल रही अभी शरीर की चल रही। एक पर जीव आ ही नहीं सकता, वो तो असंख्यात प्रदेश में ही रहेगा। शरीर की बात कर रहे हैं अपन। ये जो शरीर है अनंत परमाणुओं का स्कंद है, तो अनंत प्रदेश ही कहलाएगा परमाणुओं की संख्या की तरफ से देखेंगे तो, ठीक है। तो ये इतनी जगह में रह रहा है यहाँ। तो प्रदेश, लोकाकाश में प्रदेश तो असंख्यात ही हैं, तो यहाँ भी असंख्यात हैं जितनी जगह में शरीर रह रहा है। और छोटा शरीर जीवधारी जीव शरीर में है ना, छोटा शरीर वाला है, तो वो छोटा शरीर जो है वो भी असंख्यात प्रदेश में रह रहा है। या अनंत परमाणु होंगे उसमें तो अनंत प्रदेश में रह रहा है। कोई भी शरीर अनंत से तो कम परमाणु वाला होता नहीं, तो अनंत परमाणु है उसमें, अनंत प्रदेशी है। हाथी का शरीर है वो भी अनंत परमाणु वाला है, वो भी अनंत प्रदेशी है, ऐसा, ठीक है। इस तरह से हमने आज 55 प्रश्न तक पूरे कर लिए हैं। अब इसके आगे की चर्चा हम कल करेंगे।
56वें प्रश्न से यहाँ पर उत्पाद व द्रव्य की चर्चा है, फिर पर्याय की चर्चा है। पर्याय में स्वभाव पर्याय, विभाव पर्याय, स्वभाव अर्थ पर्याय, विभाव अर्थ पर्याय, स्वभाव व्यंजन पर्याय, विभाव व्यंजन पर्याय, ऐसे पर्याय के भेद यहाँ बताए जाएंगे। और उसके बाद फिर और भी विशिष्ट चर्चाएं धीरे धीरे आएंगी। दर्शन की, ज्ञान की बहुत सुंदर चर्चा है, वो आएगी क्रम से। आज की जिनवाणी स्तुति करेंगे और क्लास को पूर्ण करेंगे। स्वाद नए 60 द्रव्य गुण पर्याय और समान का जड़ कर्म के तन का अरु कर्म के अवसान का कह कर स्वर यथार्थ जग का जो किया बेकार है उसके हमारी माँ को सत्यवार माता की जय, महान जिन धर्म की जय। जय हो। सभी 9 बार नमोकार मंत्र के माध्यम से पंच